नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इस कंप्लीट क्लास में आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी के मेन एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे सेम टू सेम, इसके आसपास आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जितने भी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा, जितने भी क्वेश्चन बताऊँगा उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। साथ ही उसके आसपास जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा वो सारी चीज़ अगर आपने तैयार कर ली तो आपका जो पेपर है बहुत अच्छा जाने वाला है। मेन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जो है, सबसे पहला जो क्वेश्चन पेपर होता है आपका आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी का होता है। इस वीडियो को देखने के बाद यानी कि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं बताऊंगा पाँचों यूनिट के। इन पाँचों यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के बाद आप क्या करो, आप जो है कंप्लीट वीडियो को देखना। अब कंप्लीट वीडियो को देखने के लिए आपको जाना गूगल क्रोम में, और गूगल क्रोम में जाने के बाद यहाँ लिखोगे sarkarstudywaves.com और एंटर करना है। ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे तो देखिए आपको मिलेगा कोर्स नोट्स। कोर्स नोट्स में आपको मिलेगा सेकंड ऑप्शन पीजीडीसीए या फिर पहला ऑप्शन डीसीए। तो दोनों में से जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे मान लो मैं पीजीडीसीए पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे आईटी ट्रेंड्स पर आप क्लिक करोगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंप्लीट वीडियो। इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो को देखने के पश्चात आप जो है यहाँ पे सारे टॉपिक दिए हैं, इन टॉपिक को आप पढ़ लेना। इसके अलावा हर एक जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे आईटी ट्रेंड्स है, इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग है, डीटीपी है, या इसके अलावा जो चौथा सब्जेक्ट है, उन सब के नीचे आपको जो है यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ मिलेगा। तो आप टॉपिक वाइज भी पढ़ सकते हैं। अगर टॉपिक वाइज कंप्लीट ना हो तो आप पीडीएफ से कंप्लीट चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो ये दो चीज़ें आप ज़रूर कर ले। उसके बाद आपके जो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ इंपॉर्टेंट बताऊँगा वो सारी चीज़ें यहाँ कवर हो जाएगी। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कवर होगी। तो आपको एक राउंड फिगर में यहाँ बता देता हूँ, एक फॉर्मेट कि किस प्रकार क्वेश्चन आने वाले हैं और कौन कौन से आ सकते हैं। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, वीडियो के एंड तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो आपको टोटल मिलती 5 यूनिट। कितनी मिलती है? टोटल 5 यूनिट। और 5 यूनिट में पहली यूनिट की अगर बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा ई गवर्नेंस। क्या देखने को मिलेगा? ई गवर्नेंस। साथ ही आपको मिलेगा ई डेमोक्रेसी। क्या मिलेगा? ई डेमोक्रेसी। उसके बाद आपको मिलेगा पीपीपी मॉडल। ये 3 टॉपिक आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? पहली यूनिट में। उसके बाद एक चौथा टॉपिक जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं साइबर क्राइम। क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम के अंतर्गत आपको मालवेयर है, स्पाईवेयर है, वायरस है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो इन्हीं के आसपास जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पूछा गया है कि ई गवर्नेंस के फायदे और सीमाएं बताइए। इसके फायदे क्या है और इसकी सीमाएं क्या है। तो ई गवर्नेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन लिख दो। साथ ही इसके फ़ायदे लिख सकते हैं, यानी कि इसके एडवांटेजेस है, या फिर इसके उपयोग आप लिख सकते हैं। इसकी सीमाएं या कमियां या लिमिटेशन आप बोल सकते हैं। इसके अलावा देखिए ई गवर्नेंस से रिलेटेड बहुत सारे मोबाइल ऐप, बहुत सारी वेबसाइट है, ये आपको देखने को मिलते हैं। इन्हीं में से आपको दो को समझाना है, दो ऐप को समझाना। जैसे उमंग ऐप समझा सकते हैं, डिजी लॉकर समझा सकते हैं, या इसके अलावा देखिए एमपी ऑनलाइन की सर्विसेज पूछा है तो वो भी आप यहाँ पर समझा सकते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए ई गवर्नेंस क्या है, ये चीज़ तो आपको पता चल गई क्या है। नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहन करने के लिए जो है सरकार के प्रयासों की व्याख्या कीजिए। मतलब नागरिक की भागीदारी ई गवर्नेंस में ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से, यानी कि मोबाइल का उपयोग करके सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सके, साथ ही सरकार की मदद कर सके। तो उसके लिए सरकार के क्या प्रयास है, इसकी व्याख्या यहाँ पर करना है। पीपीपी मॉडल जैसे मैंने बताया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसकी सेवाओं, इसके प्रकार है, इसके लाभ हानि आपको पता होना चाहिए। ई डेमोक्रेसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ई डेमोक्रेसी, साथ ही पीपीपी मॉडल तो हमने देख लिए। अब बात हो रही साइबर क्राइम की। तो साइबर क्राइम जो है आपका अनाधिकृत रूप से एक्सेस करना। उदाहरण के लिए जो क्राइम होता है वो अपराध होता है, यानी कि गैर कानूनी। अगर वो कंप्यूटर का उपयोग करके या टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किया जाता है तो उसे हम किस श्रेणी में डाल देते हैं? साइबर क्राइम की श्रेणी में डाल देते हैं। तो इसकी विभिन्न प्रकार की श्रेणियां, जैसे कि मालवेयर होता है, स्पाईवेयर होता है, आपको ट्रोजन हॉर्स देखने को मिलता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस देखने को मिल जाता है, वायरस देखने को मिल जाता है। सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? साइबर क्राइम के अंतर्गत। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। साथ ही फिशिंग भी आ जाती है इसमें, यानी कि किसी की जानकारी को उसकी परमिशन के बगैर, मतलब एक प्रकार से उसको बुद्धू बना के उसकी जानकारी को निकालना, क्या कहलाता है? फिशिंग कहलाता है। तो इसके बारे में डिटेल में बात किया हूँ कंप्लीट वीडियो में।
डिनायल ऑफ सर्विस ये रैंसमवेयर के केस में आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि आपकी डिवाइस आपको उपयोग करने को नहीं मिलती जब तक कि आप फिरौती नहीं देते। तो इसको आपको समझाना है डिनायल ऑफ सर्विस को। इसके साथ ही ईमेल का फ्रॉड क्या होता है, मालवेयर क्या होता है। तो मालवेयर जो होता है आपका साइबर क्राइम के अंतर्गत ही है, और ये भी साइबर क्राइम के अंतर्गत। ठीक, ईमेल फ्रॉड क्या होता है, आपको बहुत सारी ईमेल जो है ईमेल बॉम्बिंग बोलते हैं जिसे, बहुत सारे ईमेल आपको अनावश्यक ऐसे आ जाते हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं होती और जो आपके लिए खतरे वाले होते हैं, उनको आप ओपन करते हैं, कोई लिंक जो है आप क्लिक करते हैं तो उससे आपके साथ में फ्रॉड होने की संभावना होती है। तो इसी को हम ईमेल फ्रॉड की श्रेणी में रख देते हैं। स्पाईवेयर मालवेयर को समझाना उदाहरण के साथ। फिर देखिए यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी को समझाना है। ऐसे ही आपको जो कंप्लीट आपको देखने को मिलेगी क्या, ई गवर्नेंस रिलेटेड वेबसाइट, ई गवर्नेंस रिलेटेड ऐप, तो उनमें आपको डिजिटल लॉकर है, उमंग ऐप है, ये सारे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। कंप्लीट वीडियो देख लेना और कंप्लीट पीडीएफ आप पढ़ लोगे तो ये सारे टॉपिक आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फर्स्ट यूनिट से आपके आ सकते हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर सेम टू सेम ना आए तो इसके आसपास ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। अब बात करते हैं दूसरी यूनिट की। तो दूसरी यूनिट में आपको देखने को मिलता है टॉपिक ई कॉमर्स से रिलेटेड। ई कॉमर्स का मतलब हो जाता है ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, मतलब ऑनलाइन खरीदी, ऑनलाइन बिक्री, ऑनलाइन पेमेंट करना, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत शामिल की जाएगी, ई कॉमर्स के अंतर्गत। तो इसका व्यवसाय में इसका क्या प्रभाव है इसको स्पष्ट करना है, इसके उपयोग क्या क्या है, इसके प्रकार आपको समझाना। ई कॉमर्स के 6 प्रकार होते हैं, इनको आपको समझाना है। फिर इसी के अंतर्गत आपको डिजिटल मार्केटिंग या फिर हम इसे बोल देते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग, इसकी विभिन्न जो मेथड्स होती है उसके बारे में आपको बताना है। ऑनलाइन मार्केटिंग की अलग अलग मेथड, जैसे आप फेसबुक के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं, फेसबुक पेज, आप इंस्टाग्राम के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं, आप ट्विटर के थ्रू कर सकते हैं, लिंक्डइन के थ्रू कर सकते हैं, और गूगल के थ्रू भी, वेबसाइट के थ्रू भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इसकी समस्त विधियों को आपको समझाना है, ये मैंने डिटेल में आपको समझाया हूँ। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान कैसे किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को आपको समझाना है। तो जैसे यूपीआई के माध्यम से आप क्या करते हो भुगतान, तो वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है। आप वॉलेट के माध्यम से करते हो, या फिर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या बहुत सारी मेथड्स होती है, उनको आपको समझाना है। तो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली क्या है, इसको जो है किस किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है वो आपको बताना है। तो आप सीधे किसी को पेमेंट करते हैं ना यूपीआई से, तो वो मेथड आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल, डेली आप करते ही होंगे कहीं ना कहीं पेमेंट। मोबाइल वॉलेट और यूपीआई को आपको समझाना। मोबाइल वॉलेट जैसे आप गूगल पे की बात करें, जी पे बोलते हैं, उसके बाद आप फ़ोन पे की बात करें, या पर्सनल जो बैंकिंग होती है उनके अपने खुद के ऐप होते हैं, या फिर यूपीआई ऐप, या इसके अलावा पेटीएम ऐप आप देख सकते हैं। और इसी में आप जो मोबाइल वॉलेट का उपयोग भी कर सकते हैं और इसी में बैंक को ऐड करके यूपीआई का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इनको समझाना है। फिर देखिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में बैंकिंग के द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ सर्विसेज है, जैसे देखिए आरटीजीएस है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आईएमपीएस है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, फिर एनईएफटी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र आप इसे बोल सकते हैं। तो ये तीनों मेथड्स को समझाना है। ठीक है, इनको डिफरेंट के रूप में भी समझा सकते हैं, अंतर के रूप में, और जैसे भी आपको लगता उचित। उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग या फिर ऑनलाइन बैंकिंग या नेट बैंकिंग, इनकी सर्विसेज को समझाना, और ये क्या है इसको समझाना। ये होते हैं सेकेंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए थर्ड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से टॉपिक है वायरलेस कम्युनिकेशन। क्या है वायरलेस कम्युनिकेशन? वायरलेस कम्युनिकेशन का मतलब बिना तार के एक जगह से दूसरी जगह संचार। तो इसके अंतर्गत आपको मोबाइल नेटवर्क जनरेशन और इसके बहुत सारे प्रकार, जैसे टीवी है, रेडियो है, या इंटरनेट के थ्रू आप देखें वायरलेस है, तो ये बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो इसी में आपको मोबाइल नेटवर्क जनरेशन में 5G, 4G, 3G, 2G और 1G को भी आप ध्यान में रख लीजिए। आगे आने वाला है 6G, तो यहाँ पे आपको 5G तक की सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए ताकि आप इनको समझा सके। फिर देखिए आपको मोबाइल एडॉक और वायरलेस सेंसर नेटवर्क है, इसमें अंतर बताना है। वायरलेस नेटवर्क में बेस स्टेशन से क्या समझते हैं? बेस स्टेशन का मतलब होता है जो टावर होता है ना, जहाँ पे आपकी जो सिग्नल्स है वो रिसीव किए जाते हैं और कहीं ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो उसी को हम बोल देते हैं बेस स्टेशन। फिर वाईफाई और लाईफाई में अंतर बताना। वाईफाई तो आप समझ सकते हैं बिना वायर के फीडिबिलिटी, और यहाँ लाइट के थ्रू फीडिबिलिटी। ठीक है, तो इसका मतलब लाईफाई हो जाता है। क्या सिम कार्ड बदलने पर आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है? जी हाँ, ये बिल्कुल चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। रेडियो फ्रिक्वेंसी और सेलुलर सिस्टम, ये वायरलेस कम्युनिकेशन के प्रकार है, इनको समझाना आपको। ठीक है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। फिर जीआईएस, ग्लोबल
जो है आपको इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बताना है, और दूसरा आपको आईएसपी के बारे में बताना है। ये चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर एमटीएसओ यानी कि मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस के कामकाज यानी कि उसकी कार्यप्रणाली को समझाना है। आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि निम्न को समझाइए, आईपी टेलीफोनी क्या है, या फिर इसके अलावा बीओआईपी आपको क्वेश्चन आ सकता है। आईएसपी तो हमने देख लिया, आईएमई ये जो है आपका मोबाइल का यूनिक नंबर होता है, जैसे सिम कार्ड का नंबर होता है, जीआईएस। तो ऐसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे थर्ड यूनिट में। फोर्थ यूनिट की अगर बात करें तो फोर्थ यूनिट में मुख्य टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, इसकी सर्विसेज को समझाइए, ठीक है। बिग डेटा क्या है, एआई को समझाना है, एआई में एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, इसको समझाना है। इसके अलावा वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाईमैक्स तो आपका वायरलेस कम्युनिकेशन का टॉपिक है, वहीं आप तैयार कर सकते हैं इसे। आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में समझाना है। इसके बाद देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत सर्विसेज होती है गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर तो आप डेली बेस पे उपयोग करते होंगे, हो सकता है किसी के पास में आपको एप्पल के प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे, मैकबुक है या फिर आईपैड है या फिर एप्पल का फ़ोन यानी कि आईफोन, तो उसमें आपको इसका उपयोग देखने को मिल जाएगा। तो इन दोनों को समझाना है। उसके बाद आप देखिए हमने देख लिया क्लाउड कंप्यूटिंग, एक्सपर्ट सिस्टम। गूगल डॉक क्या होता है, ऑनलाइन एमएस वर्ड जो गूगल की सर्विस है उसे गूगल डॉक बोलते हैं, इसके बारे में समझा सकते हैं। गूगल फॉर्म को आप समझा सकते हैं। गूगल फॉर्म मतलब आप सिंपल यूज़र से इन्फॉर्मेशन लेना है ऑनलाइन, तो आप गूगल फॉर्म की जो है आवश्यकता आपको हो जाती है, तो इसके बारे में आप समझा सकते हैं। अब लास्ट यूनिट जो होती है, इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ मुख्य रूप से आपको देखने को मिल जाता है एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इसी के अंतर्गत एक और मिल जाता है टॉपिक एचडीएलसी, और एचडीएलसी के द्वारा ही हम देख सकते हैं आपको इनिशियल इन्वेस्टिगेशन देखने को मिल जाता है, यानी कि जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होती है। उसके बाद आपको डेटा एनालिसिस देखने को मिल जाता है। डेटा एनालिसिस या सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम को एनालिसिस करने वाले को सिस्टम एनालिस्ट बोलते हैं, उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। फिर आपको स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस देखने को मिल जाता है। तो ये 4-5 टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एमआईएस क्या है, इसके प्रकार को आपको समझाना है, कितने लेवल में होता है ये, ठीक है। इसके अलावा आपको सिस्टम डेवलपमेंट यानी कि एचडीएलसी को समझाना है कंप्लीट रूप से, इसके जो पार्ट होते हैं। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के अंतर्गत डेटा डिक्शनरी, आपको डिसीजन टेबल है। इसके अलावा आपको जो स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश होती है, डिसीजन ट्री होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फ्लो चार्ट होता है यानी कि जो डेटा फ्लो डायग्राम होता है, तो इसके बारे में आपको समझाना है। फिजिबिलिटी स्टडी यानी कि आपको सिस्टम बनाने से पहले कुछ तय करना होता है कि कितनी देर में बनेगा, कितनी लागत आएगी, लाभ होगा, हानि होगा, ये सब क्या है, फिजिबिलिटी स्टडी है। उसके साथ ही आपको देखने को मिल जाएगा क्या, उदाहरण के साथ डिसीजन ट्री, डिसीजन टेबल को समझाइए। सिस्टम एनालिस्ट के कौशल और जिम्मेदारियों की व्याख्या कीजिए। उसके बाद देखिए आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्या, जो आपको देखने को मिल जाएगा फेस मतलब जो फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक है। फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक में आपको इंटरव्यू है या फिर आपको ऑन साइट ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चनरी से, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। आपको देखिए इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें देखने को मिल जाएगी, तो ये आप अच्छे से यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने बेसिक चीज़ें आपको बताया कि आईटी टेंस के जो एग्ज़ाम मतलब जो एग्ज़ाम है उसमें मेन एग्ज़ाम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया है। इसके लिए आपको मुख्य रूप से क्या उपयोग करना है, PDF उपयोग करना है, और PDF के साथ में कंप्लीट वीडियो देखना नहीं भूलना है। तो आप यूट्यूब चैनल में भी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जा सकते हैं, कहाँ पे, सरकार स्टडी वेब्स में, ठीक है। और इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा टेलीग्राम चैनल SSW एजुकेशन PDF, या फिर वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो आपके पास में बहुत सारे सोर्सेस है, आप कहीं से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर जो है उसके साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।